हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने हिंदी गद्य खंड से महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित गिल्लू जो है चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, तो ये जो है एक संस्मरण है जिसको महादेवी वर्मा जी जो लेखिका हैं वो बता रही हैं कि उनके जीवन काल में एक गिल्लू नाम का एक गिलहरी का बच्चा था जो कि उनके घर के पास आ गया था और उनको उस गिल्लू को उन्होंने पाला था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है और वो जो है वो गिल्लू अब जो है इस दुनिया में नहीं रहा और उनके घर के ही सामने एक पेड़ है सोनजूही का और उसमें जो है एक पीली कली जो है आज लगी हुई है और उस कली को देखकर उनको अनायास ही अचानक से उनको ये याद आ रहा है, उस छोटे से जीव का उनको संस्मरण हो आया। ठीक है, अब क्या बता रहे हो कि जो गिल्लू था वो कैसे उनको मिला, किस प्रकार से उनको मिला। तो क्या यहाँ पर हमने पढ़ा था, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छोबल छोबल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित है। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हो कि हमारे जो बेचारे पुरखे थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो कौवे के बारे में क्या कहा करते हैं कि जब हमारे पितृ पक्ष आते हैं उस टाइम पर कौवे को हम अपने पितरों के रूप में उनको भोजन देते हैं। और जब सुबह सुबह कभी बहुत दूरस्थ स्थानों में लोग जो है रहते थे पहले, तो वहां पर कौवा जब सुबह सुबह आपके घर के आंगन में काव काव करता है तो वो एक शुभ संकेत माना जाता था कि आज घर में कुछ शुभ होने वाला है, कोई हमारा प्रियजन घर आने वाला है या कुछ शुभ संकेत मिलने वाला है। और यहाँ पर जो कौवों की हरकत देख रहे थे लेखिका, तो उसे देखकर उनको विचित्र सा क्या हो रहा था कि ये जो काकभुसुंडी जो है, किसको बोला जाता है, कौवे को बोला जाता है, तो वो यहाँ पर बता रही हैं कि जो काकभुसुंडी है ये भी एक विचित्र प्राणी है। कभी उसको हम क्या कहते हैं कि ये जो है क्या होता है, ये एक हमारे लिए एक शुभ संकेत के रूप में होता है, हमारे पितरों के रूप में हम इसकी पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए वो कौवे क्या कर रहे थे, उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को वो क्या कर रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे, उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे काक पुराण के विवेचन में, मैं इसको शॉर्ट में पढ़ाऊंगी क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो क्या कह रही है यहाँ पर लेखिका जी कि मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, यानी कि जो मैंने कौवों के बारे में सुना था, पढ़ा था, वो जो है आज मुझे अचानक उसमें बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, यानी कि संधि का मतलब होता है जहां पर दो चीजें आपस में जुड़ी होती हैं, तो दीवार और गमले की संधि में जो है एक छोटा सा प्राणी था, एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था, जो संभवतः घोंसले से, अब वो यहाँ पर अनुमान लगा रही हैं कि जो घोंसले से गिर पड़ा था और कौवे ने जो है उसको अपना आहार बनाने की, यहाँ पर वो दोनों कौवे क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ठीक है, काक द्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, यानी कि उन दोनों कौवों ने उस पर इस प्रकार से दो घात किए थे और वो एक छोटा सा प्राणी था, क्योंकि आपने देखा है गिलहरी खुद में, जो बड़ी गिलहरी होती है वो बहुत छोटा सा है और उसका बच्चा और कितना छोटा होगा। ठीक है, तो इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो गिलहरी कितनी छोटी थी। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा हुआ था, तो वो एक प्रकार से निसहाय होके उस गमले पर पड़ा हुआ था। सबने क्या कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, तो सभी लोगों ने यहाँ पर क्या कहा कि इसको कौवे की चोंच की घात लग गई है, अब जो है ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, यानी कि अब इसका बचना संभव नहीं है। लेकिन लेखिका क्या कह रही है कि परंतु मन नहीं माना और उन्होंने उसे क्या किया, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में वो ले आई और फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर जो है उन्होंने पेनिसिलिन का मरहम लगाया। ठीक है, और रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका, यानी वो इतना घायल हो चुका था कि उन्होंने उसे दूध पिलाने की कोशिश की, वो भी रुई से, लेकिन वो उस दूध को भी नहीं पी सका। कई घंटों के उपचार के बाद उन्होंने क्या किया, उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया। ठीक है, और अब आगे क्या होता है, तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो जाता है कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने, यानी कि तीसरे दिन जो है वो इतना स्वस्थ हो गया कि वो लेखिका का हाथ पकड़ने लग गया,
जबकि वो उस समय इतना घायल हो गया था कि सभी ने उसको कहा कि ये अब बचने वाला नहीं है, इसकी बचने की अब संभावना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। लेकिन लेखिका का मन नहीं माना, वो उसे वहां से बिल्कुल धीरे से उठा करके अपने घर में लेके आई। उन्होंने उसकी मरहम पट्टी करी, उस पर दवाई लगाई और उसको दूध और पानी पिलाने की कोशिश की। और इसके बाद 3-4 दिन में वो जो है 3 दिन में जो है वो स्वस्थ दिखने लग गया। 3-4 मास में यानी कि 3-4 महीने में उसने स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें जो है सबको विस्मित करने लगी। यानी कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो बिल्कुल घायल हो गया था और अब ये कैसे ठीक हो गया है। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। यानी कि वो पहले उसको गिलहरी कहा जाता था। किसी भी जाति का जब आप बोध करते हैं तो गिलहरी में सभी गिलहरी जातियों का बोध हो जाता है। अब उन्होंने व्यक्तिवाचक क्या होता है, किसी का पर्सनल नाम होता है, तो उन्होंने उस छोटे से गिलहरी के बच्चे का नाम क्या रख दिया, गिल्लू रख दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसके जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक के रूप में उन्होंने क्या कर दिया, उसको गिल्लू कहकर वो पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। उन्होंने क्या किया, जो फूल की डलिया थी जिसमें फूल इस प्रकार से एक लटकाने वाला होता है, नीचे से डलिया टाइप की होती है, उसमें फूल रखे जाते हैं, तो उन्होंने उसी डलिया में क्या किया, उसमें रुई बिछाई और उसको वहां रहने की व्यवस्था कर दी और उसको खिड़की से लटका दिया। वही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा और जो वो डलिया थी वही 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक क्यों, क्योंकि जो गिलहरी है एक छोटा सा प्राणी है, उसका जो जीवन काल होता है वो 2 वर्ष तक ही होता है। तो 2 वर्ष तक वो उस गिल्लू का ही घर रहा। वो स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखकर समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। ठीक है, तो आगे जब मैं लिखने बैठती तो वो क्या करता था, जब यहाँ पर लेखिका क्या कह रही है कि जब वो लिखना बैठ, क्योंकि वो एक लेखिका थी, वो हमेशा लिखती रहती थी, तो जब वो लिखती थी तो गिल्लू क्या करता था, उनके पैरों पर जा करके फिर पर्दे पर चढ़ जाता था। तो क्या कह रही है कि जब मैं लिखने बैठती तब अपनी अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज लिया था। ठीक है, वह मेरे पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतरता था। तो वो जो है जब लेखिका लिखती थी वो लेखिका का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता था और उसने एक उपाय भी यहाँ पर खोज लिया था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में, तो तब वो क्या कह रही है कि मैं क्या करती थी, जब वो गिल्लू इस प्रकार की हरकतें करता था, अपना ध्यान उनको यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता था, तो उस समय जो है महादेवी ब्रह्मा जी जो यहाँ पर लेखिका हैं वो क्या कह रही हैं कि मैं उस गिल्लू को पकड़कर क्या करती थी, एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजे सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, लघुगात यानी कि सिर और 2 जो आगे पंजे थे उसके अलावा लिफाफे के अंदर बंद रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। यानी कि जब वो लिखती थी तो वो जो है यहाँ पर लेखिका को देखता रहता था। चलिए आगे देखिए, फिर गिल्लू के जीवन काल का प्रथम बसंत आया और नीम चमेली की जो गंध थी मेरे कमरे तक होले होले आने लगी। बाहर की जो गिलहरियां हैं खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने कहा क्या कहने लगी थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना चाहिए। तो जब बसंत आया सभी गिलहरियां जो है उस खिड़की के पास आकर उसको कुछ कह रही थी, चिक चिक करके वो कुछ कह रही थी मानो। तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि गिल्लू को शायद इन गिलहरियों को देखकर अपनेपन का एहसास हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, तो उन्हें लगा कि शायद ये भी आजाद होना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया, उस जो उसके पास डलिया थी उन्होंने जाली कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्त की सांस ली। तो जब वो वहां से बाहर निकला, क्योंकि किसी भी जीव को यदि आप कैद करके रखेंगे तो वो जो है कैद में नहीं रह सकता है, सबको स्वतंत्रता चाहिए। तो जैसे ही वो बाहर गया तो वो बाहर बिल्कुल खेलने लगा उनके साथ। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या था। यानी कि अब उनके सामने एक चुनौती भी थी कि घर में जो पले कुत्ते बिल्ली हैं उनसे भी गिल्लू को बचाना था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने का जो कमरा बंद ही रहता था,
मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से जो है भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा और तब से यौन नृत्य का क्रम हो गया। यानी कि उन्होंने उसको यदि मुक्त भी कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज से बाहर अंदर अपने घर में आती थी तो गिल्लू भी जो है वहीं आ जाता था और उनके सर से पैर और पैर से वो, और ये क्रम जो है हमेशा ऐसे ही चलता रहा। यानी कि गिल्लू ने अब उसको ही अपना घर बना लिया था। वो भले ही दिन में बाहर चला जाता था, जिस समय लेखिका अपने कॉलेज का या बाहर का काम किया करती थी, लेकिन शाम होते ही जैसे ही वो घर आती थी तो गिल्लू भी जो है जाली से अपने घर में यानी कि उस डलिया में आ जाता था। ठीक है, तो ये क्रम जो है नित्य क्रम चलता रहा। अब देखिए एक दिन होता क्या है, इसी क्रम में एक दिन जो है जो लेखिका है, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता, तो वो भी उस रास्ते से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना, हर डाल पर उछलता कूदता। यानी कि अब वो जो है स्वतंत्र होकर बाहर भी खेलने लग गया और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले से झूलने लगा। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई, और कभी कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में वो क्या हो जाता, छुप जाता। अब यहाँ पर लेखिका जो है इन बातों को वो याद कर रही है, उस सोन जूही की जो पीली वहां पर कली खिली हुई है उसे देखकर जो है अब जो है गिल्लू नहीं है, लेकिन वो उस बात को याद कर रही है और उस समय इस संस्मरण को वो लिख रही है जब वो सोन जूही में जो है एक छोटी सी पीली जो है कली वहां पर खिली हुई है। इस समय वो उन बातों को याद कर रही है और यहाँ पर लिख भी रही है। अब आगे क्या कह रही है लेखिका कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ना, नहीं हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर हुई की जगह पर आप क्या लिखेंगे, किसी को मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई है ना, ऐसा मुझे संस्मरण नहीं आता है। अच्छा, ऐसे इधर लिखा हुआ है इसका, ठीक है। तो क्या कह रही हैं कि किसी की हिम्मत मेरे साथ खाने की हुई है, ऐसा मुझे यहाँ याद नहीं आ रहा है। लेकिन जो है इसमें क्या कह रही है लेखिका कि गिल्लू इसमें अपवाद है, यानी कि गिल्लू बिल्कुल ऐसा नहीं था। अपवाद का मतलब क्या होता है, जो बात वो यहाँ पर कह रही है ना कि मेरे साथ बहुत सारी क्या थे, प्राणी थे जिनको वो पाला करती थी, उनके घर में और भी वहां पर जीव थे, लेकिन क्या कह रही है कि किसी को भी मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन इन बातों से हटकर जो है यहाँ पर गिल्लू क्या था, एक अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। तो गिल्लू क्या करता था, जैसे ही वो खाने की तरफ बढ़ती तो गिल्लू जो है उनकी प्लेट में ही बैठ जाना चाहता था जहाँ की खाना उनको परोसना था। लेकिन आगे क्या कह रही है कि बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। तो वो जो है उस थाली में बैठ जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर कवित्री जो आपकी लेखिका है, लेखिका क्या कह रही है कि मैंने उसको बड़ी मुश्किल से थाली के पास बिठाना, क्योंकि गिल्लू जो है नहीं जानता है इस थाली में नहीं बैठना है। वो जा करके उस थाली में शुरुआती दिनों में वो उस थाली में जाकर बैठ जाता था जहां पर वो अब अपने लिए खाना परोसती थी। लेकिन धीरे धीरे लेखिका ने उसको ये भी सिखा दिया कि थाली के अंदर नहीं बैठना है, थाली के पास में बैठना है। तो धीरे धीरे लेखिका ने गिल्लू को ये भी सिखा दिया कि थाली के पास में बैठना है, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से क्या करता था, एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से वो खाता रहता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन तक काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता और झूले से नीचे फेंक देता। तो काजू उसका सबसे यहाँ पर प्रिय खाद्य पदार्थ था, खाद्य भोजन था। तो यदि उसको काजू न मिलता तो फिर वो अन्य भोजन को भी क्या कर देता, या तो खाता ही नहीं, और अगर उसको दिया भी जाए तो वो झूले से नीचे फेंक देता था जिस झूले में उसको रखा जाता था। अब जो है आगे क्या बता रही हैं कि इसी बीच जो है मोटर दुर्घटना में यहाँ पर लेखिका जी आहत हो गई और कुछ दिन वो हॉस्पिटल में रही। कमरे का दरवाजा उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू जो है अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में वो बैठ जाता। यानी कि वो जो है लेखिका को न देखकर वो गिल्लू भी जो वहां पर बहुत क्या हो गया था, परेशान हो गया था कि लेखिका गई कहाँ।
तो जैसे ही उनके कमरे का दरवाजा खुलता था, उनको गिल्लू को ऐसा लगता था कि लेखिका आ गई ही, लेकिन जैसे ही वो किसी और को देखता, वो उसी रफ्तार से उस झूले में जाकर बैठ जाता था। ठीक है ना? इतना लगाव उसको लेखिका के साथ हो गया था। परंतु अस्पताल से लौट कर जब उसके झूले की समय, अब देखिए, लौट जाता, सब उसे काजू दे आते और सभी लोग उसको जाते और काजू दे के आते। ठीक है? लेकिन क्या कह रही हैं कि जब वो अस्पताल से बाहर घर आई, तो उन्होंने झूले में क्या देखा कि सारा काजू वहीं पड़ा हुआ था। उसने एक भी काजू नहीं खाया हुआ था। तो उसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों फिर प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। तो उसने जो है वो काजू भी नहीं खाए, किसकी? लेखिका की याद में। मेरे अस्वस्थता में वह तकिए पर सिराहने पर बैठकर नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतना हौले हौले सहलाता रहता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती, तो गिल्लू ना बाहर जाता, ना अपने झूले में बैठता। अपने में उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास सुराही पर लेट जाता था और इस प्रकार समीप भी रहता था और ठंडक में भी रहता था। तो गर्मियों में जब वो काम किया करती थी, तो गिल्लू ने भी जो है वहां पर उनके साथ रहने के लिए एक नया उपाय खोज लिया था। वो क्या करता था, वो मेरे पास रखी सुराही पर वो लेट जाता था। इस प्रकार जो है वो लेखिका के समीप भी रहता था और वहां पर उसको ठंडक भी पहुंचती थी। आगे देखिए, गिलहरियों के जीवन की जो अवस्था है वो 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। जैसे कि हम उन्हें ऊपर भी बताया था कि गिलहरियों का जो जीवन काल है वो केवल 2 वर्ष का ही होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था, क्योंकि अब 2 वर्ष उसको कंप्लीट होने वाले थे, 2 वर्ष उसको पूरा होने वाले थे। दिन भर उसने न कुछ खाया, न बाहर गया। रात में अंत की जो यातना में वह भी अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। तो जब उसका अंतिम समय आया, किसका? गिल्लू का, तो क्या कह रही हैं कि गिलहरियों के जीवन काल की जो अवधि है वो 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी आ गया था। दिन भर उसने कुछ न खाया, न बाहर गया। रात में अंत की जो यातना में भी वह अपने झूले से उतर गया और मेरे बिस्तर पर आया। ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन में मरणासन, यानी कि वो स्थिति, उस समय वो मरने ही वाला था, मरणासन स्थिति में उसको पकड़ा था। जिस समय कौवे उसको क्या कर रहे थे? आहत कर रहे थे। तो उस समय जो है, जब वो 2-3 दिन में ठीक हो गया था, तो उसने लेखिका का जो हाथ पकड़ा था, अब वही स्थिति जो है यहाँ पर किसकी? गिल्लू की हो गई। जैसे ही वो, उसे पता चल गया कि अब मैं जो हूँ मरने वाला हूँ, तो वो अपनी झूले से उतर कर बिस्तर पर आया और यहाँ पर लेखिका का वो हाथ पकड़ रहा है, उसी उंगली को उसने पकड़ा और वो लेखिका के हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की जो मरणासन स्थिति में पकड़ा था, यानी कि जब उसको आहत किया गया था कौवों के द्वारा, तो उस समय भी उसने लेखिका के हाथ पकड़े थे। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया। तो उस समय जो है रात का समय था और ठंडियों का समय था। तो लेखिका क्या कह रही है कि उसके जो पंजे थे वो इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, यानी उसे हीट, गर्मी देने की कोशिश की। ठीक है ना? परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी कि वो, उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया। इसके बाद जो है उनका उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। ठीक है? यहाँ पर गिल्लू जो है अब मृत्यु को प्राप्त हो गया था और यहाँ पर क्या कह रही है कि जो गिलहरियों की नई पीढ़ी है और जो गिलहरियां थी वो हमेशा ही उस खिड़की पर आकर चिक चिक करती रहती हैं और बसंत भी आता ही रहता है। आगे यहाँ पर क्या कह रही है लेखिका कि सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, यानी कि वही उस जो सोन जूही के पेड़ के नीचे उसको दफनाया गया। इसलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि वह लघु घात का
किसी बासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल के खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो यहाँ पर क्योंकि उस सोन जूही के पेड़ पर एक छोटी सी कली खिली है पीली, और उसे देखकर यहाँ पर लेखिका जो है उस गिल्लू को यहाँ पर याद कर रही है, जो कि उनके जीवन काल में एक बार आया था। तो उस सोन जूही में जो सुबह सुबह वो देख रही हैं कि सवेरे उनके आंगन में सोन जूही पर एक पीला जो है कली जो है वहां पर खिली हुई है, तो उसे देखकर उन्हें जो है गिल्लू की याद आती है, और उसी याद में वो यहाँ पर संस्मरण को लिख रही हैं। तो इसी के साथ ये जो आपका गद्य खंड था ये आपका खत्म हो गया है। अब इस पर बेस जो आपके प्रश्न उत्तर हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी चैप्टर पर ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, तो सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे थे। तो सोन जूही की जो कली थी, जो पीली कली थी, उसी को देखते हुए यहाँ पर लेखिका ने ये पूरा गद्य खंड लिखा है। उसे देखकर वो जो है उस छोटे से जीव के बारे में सोचने लगे कि कैसे थी और किस प्रकार से वो छोटा सा जीव जो गिलहरी का बच्चा था उसके बारे में वे सोचने लगी। तो यहाँ पर क्या है इसका उत्तर, सोन जूही की पीली कली मनमोहक होती है। लेखिका को विचार आया कि वह छोटा जीव लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठ जाता था और उसका नाम गिल्लू था। लेखिका के निकट पहुंचते ही उसके कंधे पर कूद कर उन्हें चौंका देता था, और तब लेखिका को कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज थी, यानी कि अब जो है वो नहीं रहा। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर दो शब्द आए थे, समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, कौवा एक विचित्र प्राणी है, इसका कभी आदर किया जाता है तो कभी अनादर किया जाता है। श्राद्ध में लोग कौवे को अंदर से बुलाते हैं, आदर से बुलाते हैं, और उसे भोजन भी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पुरखे यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमसे कुछ पाने के लिए कौवे बनकर ही आते हैं। इसका जो है अनादर इसलिए किया जाता है क्योंकि काव काव करके हमारा सिर खा जाते हैं, यानी कि उसकी कर्कश आवाज आती है। तो तब क्या कहा जाता है कि ये क्या है, अनादरित, ठीक है ना, अनादरित यानी कि जिसका अनादर किया जाता है। और समादरित का मतलब क्या है, जिसका हम क्या करते हैं, आदर करते हैं। तो कौवे को यहाँ पर दो नाम दिए गए हैं, ये आपका विलोम शब्द भी हो जाएंगे, ठीक है ना, समादरित और अनादरित, ठीक है। तो समादरित का मतलब जिसका हम आदर करते हैं, जैसे कि पितृ पक्षों में हम उसे अपने पूर्वजों के रूप में उसको क्या करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और वही कौवा जो आगे पीछे सुबह सुबह भी जब वो काव काव की आवाज हमारे आंगन में करता है, तो उस समय भी ऐसा लगता है कि कोई शुभ समाचार ये लाने वाला है। लेकिन इसके अलावा जब दोपहर या शाम के समय वो वही कौवा जो है काव काव करने हमारे आंगन में आ जाए, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कि ये कौवा जो है हमारा सिर खा जाते हैं, ठीक है ना। उसकी कर्कश आवाज सुनकर कहीं ना कहीं हमें जो है उसके लिए एक अनादर का भाव आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कौवे को समादरित और अनादरित प्राणी कहा गया है। उसका आंसर लिखेंगे सभी। नेक्स्ट है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो जो गिलहरी थी उसके घायल बच्चे का इलाज किस प्रकार किया गया। तो सभी जानते हैं, हमने पाठ में भी पढ़ा कि लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले गई। रुई से उसका खून जो है उन्होंने पोंछकर उसके घावों पर मरहम लगाया। उसकी भूख मिटाने के लिए रुई की बत्ती दूध में भिगोकर उसके मुंह पर लगाई गई, और कई घंटों के उपचार के बाद जो है वह उसके मुंह में पानी टपकाने में सफल हुई, ठीक है ना। और 3 दिन में ही वह स्वस्थ हो गया था, और लेखिका का जो उंगली थी वो अपने पंजों से पकड़ने लग गया था, ठीक है ना। तो जब सभी ने ये कहा कि नहीं, अब जो है कौवे ने इसको आहत कर दिया है,
अब ये जो है बचने वाला नहीं है। तो उस समय लेखिका का जो मन था वो नहीं माना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसे धीरे से उठाया और अपने कमरे में उस बच्चे को वो लेकर आ गई और उसका उन्होंने वहां पर उपचार किया। आगे है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो गिल्लू क्या करता था, गिल्लू जो है उनके पैरों पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर जो है तेजी से उतरता था और उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न दौड़ती। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसने एक नया उपाय खोज लिया था लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जब लेखिका लिखा करती थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। तो जब बाहर की जो गिलहरियां थी उस खिड़की पर चिक चिक करती हुई आवाज कर रही थी, तो गिल्लू बाहर की तरफ देख रहा था। तो उनको क्या एहसास हुआ कि शायद ये जो है इन गिलहरियों में अपनापन ढूंढ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वह उसका पहला बसंत था और बाहर की जो गिलहरियां थी खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने करके कुछ कुछ कहने लगी अपनी भाषा में। वहां पर वो कुछ कुछ कहने लगी। उस समय गिल्लू जाली के पास आकर बैठ जाता था और उन्हें निहारता रहता था। तब लेखिका को लगा कि जो है गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए, वह अपने साथियों से मिलना चाहता था। लेखिका ने उसे मुक्त करने के लिए जाली का कोना खोल दिया ताकि इस मार्ग से गिल्लू आ जा सके। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। तो एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन तक अस्पताल में रही। अस्पताल से घर आने पर गिल्लू ने उसकी सेवा की। वह लेखिका के तकिए के सिराहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से जो है उनके सिर और बालों को इतने होले होले जो है सहलाता रहता था कि उसका वहां से हटना लेखिका को किसी परिचारिका के हटने के समान लगता था। इस प्रकार लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू ने परिचारिका की भूमिका निभाई। तो यहाँ पर जो है परिचारिका का मतलब होता है सेवा करना या सेविका, एक प्रकार से सेवा करना या सेविका। तो एक सेवा उन्होंने उस गिल्लू ने यहाँ पर लेखिका की थी। गिल्लू को किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय समीप आ गया है। तो आपने अभी अभी गद्य खंड में पढ़ा है कि गिलहरियों का जीवन काल केवल 2 वर्ष का होता है और अंत में गिल्लू के जीवन का भी अंत समय आ गया था। उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया, ना बाहर गया और अंत समय की मुश्किल के बाद भी वह झूले से जो है उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया था और अपने ठंडे पंजों से उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया था, जिसे पहले उसने घायल अवस्था में पकड़ा था। और इन्हीं चेष्टाओं से आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंतिम समय आ गया है, समीप। ठीक है ना। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन का आशय यह है कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के साथ ही गिल्लू ने अपना शरीर त्याग दिया था और किसी अन्य जीवन में जन्म लेने के लिए उसने अपने प्राण छोड़ दिए थे। ठीक है। तो ये सभी प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। एक और यहाँ पर प्रश्न रह गया है लास्ट। सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म हुआ। तो सोनजूही की जो लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई थी क्योंकि यह लता गिल्लू को बहुत पसंद थी और साथ ही लेखिका को विश्वास था कि इस छोटे से जीव को इस बेल पर लगे फूल के रूप में देखेंगे। जूही में जब पीले फूल लगेंगे तो लेखिका के समक्ष गिल्लू की स्मृति जो है साकार हो गई थी। ठीक है ना। तो इससे उनको जो है संतोष मिलने लग गया। तो इसी के साथ ये हमारा गद्य खंड खत्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।